बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो टेस्ट पेपर नंबर 4 है उसका सोल्यूशन देखेंगे। उसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूड है, पहले उसके बारे में आपको बता दूँ। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास 9 की टेक्स्ट बुक है उसमें से जो हमारा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर जो 5 है वो आज के टेस्ट पेपर के अंदर इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लास 9 के टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी आप इतने सारे दे चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका है कि आपको ऑल टुगेदर जो एग्जाम पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 10 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव के होते हैं और सब्जेक्टिव के आपके 40 मार्क्स होते हैं। और आपने दोनों जो टाइप है वो सॉल्व करनी होती है, तभी आपके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट को। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर को आप एमसीक्यूज का नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। या आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसके अगेंस्ट आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपने बेस्ट जो ऑप्शन आंसर के अंदर है उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ टिप्स हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स जो दिए थे उसके अंदर आपको बताया था, अब दोबारा बता देता हूँ, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। सबसे पहली टिप ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन या जो भी स्टेटमेंट आपने रीड आउट करनी है उसको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है और समझना है कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट को समझेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा कि आंसर क्या हो सकता है। स्टेटमेंट को समझें और देखेंगे वो स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर किस चैप्टर के किस टॉपिक से रिलेटेड है, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आए। और फिर उन कॉन्सेप्ट को जब आप माइंड में लेके आएंगे तब आपको आइडिया होगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है, और इस केस में फिर आपके आंसर के गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। क्वेश्चन ये है कि इनमें से जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। ऑप्शन ए इज हैकिंग, बी फिशिंग क्राइम, सी आइडेंटिटी थेफ्ट, डी डिक्रिप्शन। और फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं, पहली चीज तो कि आपने तमाम ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन को आप रीड आउट करें, वो आपको सही लगती है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को आप रीड आउट नहीं करते। ये चीज आपने नहीं करनी, आपने तमाम ऑप्शंस को रीड आउट लाजमी करना है। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि आपकी पहली ऑप्शन मीन ऑप्शन ए भी ठीक होती है, ऑप्शन बी भी ठीक होती है, ऑप्शन सी भी ठीक होती है, और डी में लिखा होता है ऑल ऑफ दीज। तो उस केस में आपके ऑप्शन ए अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो गलत आंसर होगा, ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे वो भी गलत होगा, ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे वो भी गलत होगा। उस केस में आपने फिर ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है अच्छी तरह। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और चीज याद रखनी है कि स्टेटमेंट के अंदर कई दफा आपको हिंट मिल जाता है, और उसकी हिंट की बेस के ऊपर आप आंसर आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैकिंग, बी इज फिशिंग क्राइम, सी इज आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डी इज डिक्रिप्शन। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक दफा रीड आउट करें तो आपको हिंट मिल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन में बेसिकली साइबर क्राइम की बात हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्राइम नहीं है वो आपने बताना है। अब जो क्राइम नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे क्राइम नहीं है। मीन हैकिंग, आपको पता है हैकिंग इज अ क्राइम। बी फिशिंग क्राइम, इसके साथ तो क्राइम का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक क्राइम है। सी इज आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके साथ थेफ्ट का कीवर्ड यूज हो रहा है, आपको पता है थेफ्ट भी क्राइम में ही आता है। डी इज डिक्रिप्शन, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपको सिर्फ बचती है जिसके अंदर आपको जो वो क्राइम या थेफ्ट का कोई कीवर्ड यूज नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, डिक्रिप्शन जो है इस केस में आपका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन जो है वो आप लोग यूज करते हैं किस काम के लिए, अगर आपने अपने डाटा को सिक्योर करना हो तो। नंबर 2 की बात करते हैं। टू कॉपी अ कॉपीराइटेड मटेरियल इज, कॉपीराइटेड मटेरियल को कॉपी करना जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इज पायरेसी, बी इज हैकिंग, सी इज प्राइवेसी, डी इज नन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पायरेसी कहलाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 3 की बात करते हैं। इन विच मेथड वी सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट। ऑप्शन ए इज विजीनियर साइफर, बी इज सीजर साइफर, सी इज इंटरिम साइफरिंग, डी इज नन। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर साइफरिंग टेक्निक के बारे में मेंशन किया गया कि वो कौन सी साइफरिंग टेक्निक है जो क्या करती है, वो सब्स्टिट्यूट करती है ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट के साथ। तो याद रखिएगा आपकी ऑप्शन बी सीजर साइफर ये काम करती है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 4 की बात करते हैं। समटाइम यू आर आस्क्ड टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी इन एडवांस, दिस इज कॉल्ड। अगेन, अगर स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करें तो आपको स्टेटमेंट के अंदर से आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं पहले ऑप्शंस रीड आउट करूंगा फिर आपको ये बताता हूं कि कैसे आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज एडवांस फी फ्रॉड, बी इज हैकिंग, सी इज पायरेसी एंड डी इज ऑल।
अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को एक दफा रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कैसे हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। समटाइम यू आर आस्क्ड टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी इन एडवांस। स्टूडेंट्स फी इन एडवांस, ये जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, अगर आप देखें आपके पास ऑप्शन ए के अंदर एडवांस फी फ्रॉड जो है वो यूज किया जा रहा है। इसका मतलब कि एडवांस फी मीन फी इन एडवांस और एडवांस फी आपके जो मिलते जुलते कीवर्ड्स है, इसका मतलब है कि ये आपका आंसर हो सकता है। तो इस केस के ऊपर भी आप हिंट की बेस पे आंसर आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर आपका जो ऑप्शन ए है एडवांस फी फ्रॉड, ये आंसर आपका सही होगा। नंबर 5 की बात करते हैं। समवन इंटेंड्स टू बी योर फ्रेंड एंड आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है? ऑप्शन ए इज पायरेसी, बी इज प्राइवेसी, सी इज फिशिंग, डी इज नन। तो याद रखिएगा ये आपकी ऑप्शन सी फिशिंग की डेफिनेशन है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर टैग। मीन HTML के अंदर आपके जो टैग्स यूज होते हैं, आपके टैग्स सिंगुलर टैग्स हैं वो भी यूज होते हैं। अब यहां से आपने ये बताना है इन ऑप्शंस को देखते हुए कि कौन सा आपका सिंगुलर टैग है, मीन वो पेयर टैग नहीं है। ऑप्शन ए इज H1 टैग, बी इज फॉन्ट टैग, सी इज BR टैग एंड डी इज नन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी BR जो लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है टैग, ये आपको सिंगुलर टैग होता है क्योंकि इसका आपका स्टार्टिंग और स्टॉप टैग एक ही टैग यूज होता है, इसमें आपके दो टैग्स यूज नहीं होते। नंबर 7 इज हाउ मेनी टैग टाइप्स आर देयर इन HTML। HTML के अंदर आपकी कितनी टैग की टाइप्स जो वो यूज होती हैं? ऑप्शन ए इज 4, B 3, C 2, D 5। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपकी इस केस में आंसर है 2, मीन सिंगुलर टैग और पेयर टैग, ये दो टाइप्स के टैग आप यूज करते हैं HTML के अंदर। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इस केस में आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नंबर 8 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ ए गुड पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम डैश कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए इज 40, बी इज 10, C 8, D ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि अच्छा पासवर्ड जो है उसके अंदर मिनिमम आपके कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए? ऑप्शन सी मीन 8 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हेडिंग। मीन सबसे बड़ी हेडिंग है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज H1, B इज H6, C H3, D H4। तो याद रखिएगा H1 जो है वो आपकी लार्जेस्ट हेडिंग कहलाती है। नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एड ब्रेक। मीन लाइन ब्रेक यूज करनी हो तो आप कौन सा टैग यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज HR, B इज BR, C इज IR, D इज नन ऑफ दीज। तो ब्रेक का टैग है तो आप BR का टैग जो है वो यूज करते हैं। इस तरह आप जो आंसर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं या 10 स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप 10 की 10 स्टेटमेंट्स के आंसर सही देते हो तो आपको इसमें से 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मीन इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, आपने कोई से 4 क्वेश्चन है उनके आंसर मेंशन करने और टू दी पॉइंट आपने आंसर मेंशन करने, आपने उसकी डिटेल मेंशन नहीं करनी। और फ्रेंड्स हर कोई क्वेश्चन है उसके आंसर के 2 मार्क्स हैं और 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ टू दी पॉइंट आंसर लिखने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज सीजर साइफरिंग। क्या सीजर साइफरिंग क्या है? इन दिस मेथड we replace each alphabet in the plain text by another alphabet. The replacing alphabet is some fixed number of steps to the left or right of original alphabet in the sequence of alphabets. For example, एक example भी आप साथ mention करेंगे. For example, a 3 character substitution to the right results in the following transformation of the standard English alphabet. Initial alphabets हैं आपके A, B, C, D, E, F, G और encrypted alphabets हैं आपके D, E, F, G, H, I, J. Mean A से अगर आप थर्ड जो लेटर है वो देखें तो आपका क्या बनता है? D. B से थर्ड लेटर आपका E बनता है, C से थर्ड लेटर आपका F बनता है, D से G बनता है, E से H बनता है, F से I और G से J आपका थर्ड लेटर बनता है। तो ये आपकी सीजर साइफरिंग कहलाती है। तो आपने कोई भी एग्जांपल यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है, जरूरी नहीं यही एग्जांपल जो मैंने यहाँ मेंशन किया आप वही मेंशन करें, आप कोई भी एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं लेकिन वो एग्जांपल सीजर साइफरिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 2 इज व्हाट इज अ पासवर्ड। पासवर्ड की आपने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करनी है। पासवर्ड आर करेक्ट वर्ड्स यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर इनटू अ सिस्टम। अ गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस और क्रैक। नंबर 3 की बात करते हैं। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। आंसर इज अ पासवर्ड इज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, देन इट डजंट कंटेन योर यूजर नेम, रियल नेम, किड्स नेम और कंपनी नेम, देन इट डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड। तो आप गुड पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह मेंशन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपने 2 जरूर मेंशन करनी है ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिल सके। नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज फिशिंग। समटाइम्स सम मैलिशियस यूजर
disguises himself as our friend and tries to get some confidential information. इसको हम फिशिंग का नाम देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो आपने अपनी बुक के अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छी तरह याद करना है। तो जब तक आप उनको अच्छी तरह याद नहीं करेंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज सॉफ्ट लिफ्टिंग? Borrowing and installing a copy of a software application from a colleague is called as a soft lifting. Again, soft lifting की definition यहाँ पे आपने mention करनी है। नंबर 6 की बात करते हैं। Define piracy. Piracy means making illegal copies. It can be a book, software, movie, poetry, painting, house architecture or any other work protected by copyright law. तो फ्रेंड्स इस तरह इसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। आपने 4 जो है उनके आंसर लिखने और हर आंसर जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, मीन शॉर्ट आंसर आपने लिखना है, आपने डिटेल आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं करने। तो क्वेश्चन नंबर 3 की आप बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। अगेन यहाँ भी शॉर्ट का कीवर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ भी जो 6 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है उसमें से जो भी आपने 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं वो शॉर्ट आंसर होंगे, मीन टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, आपने डिटेल में आपने नहीं जाना क्योंकि हर आंसर जो है वो 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। सो नंबर 1 इज व्हाट इज साइबर क्राइम। यहाँ पे आपने साइबर क्राइम की जो वो डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या डेफिनेशन है? द इंटरनेट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेज आर यूज्ड इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। सो इस डेफिनेशन को याद रखने का तरीका ये होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आप माइंड में रखें और फिर सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश करें और होपफुली आपका सेंटेंस फिर सही होगा। लेकिन जो कीवर्ड्स आपने लास्ट में लिखने उन कीवर्ड्स को लास्ट में आपने याद रखना है ज़हन में कि वो कीवर्ड्स कौन से हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज प्राइवेसी? प्राइवेसी के साथ साथ आप कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी दोनों को मेंशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। For example, if a bank shares the information about my banking transactions with my business competitors, then it can harm my business. Similarly, phone companies are supposed to keep the invoices and bills as confidential. Keeping privacy and confidentiality has become difficult in this era of computers and internet. Number 3 की बात करते हैं। What is patent? कि patent क्या होता है? Patent is a way to protect an idea if you are doing research in some field and if you have an idea that you must get patent for that idea. It gives you the right to exclude others from making or selling an invention using your idea. Again, patent की definition आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 4 की बात करते हैं। Define text formatting tags. मीन HTML के अंदर आपके जो text formatting tags हैं उसकी आपने definition या उसकी डिटेल आपने यहाँ mention करनी है। So देखते हैं। The font tag specifies the font style, font size and color of text. You can use color attributes of the font tag to specify the color of text. For specifying the size of text, size attribute is used. Similarly, face attribute is used to set the font style of text. For example, font color is equal to red, size equal to 5, face equal to Verdana and some text यहाँ mention करेंगे और फिर आप tag को जो है वो stop कर देंगे। तो इस तरह आप इसकी mention कर देंगे, कोई example भी mention कर देंगे तो आपको इसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। Number 5 is what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. This is a language to interact with a web page and to exchange the information between www mean World Wide Web and the websites. Number 6 की बात करते हैं। What is markup language? कि markup language क्या होती है? A web page consists of a series of elements which are represented by tags. For example, if you need a paragraph of text on your web page, you use it as paragraph का जो आपका starting tag है वो P कहलाता है। फिर कोई आप टेक्स्ट मेंशन करते हैं और फिर स्लैश पी आप लिखते हैं जो स्टॉपिंग टैग है पैराग्राफ का। तो फ्रेंड्स इस तरह आप शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 6 क्वेश्चन है, आपने कोई से 4 के आंसर यहाँ मेंशन करने हैं और उनके आंसर आप देंगे और अगर टू द पॉइंट आंसर देंगे और सही आंसर देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर सब में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। अगेन शॉर्ट का कीवर्ड यूज हुआ है तो आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, आपने डिटेल नहीं लिखनी। फ्रेंड्स याद रखिएगा जहां पे शॉर्ट का कीवर्ड यूज है वहां आपने शॉर्ट आंसर ही लिखना है, मीन टू द पॉइंट आंसर लिखना है, वहां डिटेल में आपने नहीं जाना क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लाइनों का आप आंसर लिखें, मीन अगर डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन लिखें और अगर एग्जाम्पल कोई जहन में आपके आती है तो एग्जाम्पल मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरह आपको 2 नंबर उसमें से फिर पूरे मिल जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 डिफाइन कंटेंट फॉर्मेटिंग कि HTML के अंदर कंटेंट फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है।
Content formatting in HTML defines special elements for defining text with a special meaning. For example, creating a paragraph uses p and /p tags, insert line breaks uses br tag, insert spaces and add headings, subheadings uses h1, h2, h3, h4, h5, h6 tags. नंबर 2 की बात करते हैं, define hypertext. कि hypertext क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपने मेंशन करनी है. The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. By clicking on these links, you can move from one web page to another. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web, या इसको हम www का नाम भी देते हैं. नंबर 3 की बात करते हैं. What is singular tag? Some tags do not have closing tags and they are called singular tags or empty tags. They are simply written as tag name. Mean जो भी tag name होगा, example की तरह आप लिख सकते हैं. For example, BR for line break, HR to insert a horizontal line. तो इस तरह आप example भी साथ लिख सकते हैं, तो आपको पूरे 2 नंबर इसमें से मिल जाएंगे. नंबर 4 की बात करते हैं. What is head section? Mean HTML के अंदर head section जो है वो क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है. अगेन टू द पॉइंट आंसर आपने यहाँ लिखना है. Head section typically defines the document title, styles and other information about the whole document. Head section starts with head ka tag and ends with /head tag. To specify title of the web page, you use title tag inside head or /head के tag के अंदर. For example, where we set the title of the web page as welcome to class 9 of my school by writing it inside title, और उसके बाद आप ये लिखते हैं welcome to class 9 of my school, और उसके बाद आप title के tag को stop कर देते हैं. नंबर 5 की बात करते हैं. डिफाइन बॉडी सेक्शन. कि HTML के अंदर बॉडी का जो सेक्शन होता है वो क्या काम करता है, उसकी डेफिनेशन आपने यहाँ पे मेंशन करनी है. बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ ए वेब पेज दैट आर विजिबल इनसाइड अ वेब पेज. दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद बॉडी टैग एंड एंड विद /बॉडी टैग. तो इस तरह आप इसको मेंशन कर देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर इंशाल्लाह इसमें से मिल जाएंगे. नंबर 6 की बात करते हैं. व्हाट इज द हेडिंग टैग? Headings are defined with the heading H1 to H6 tags. H1 defines the most important headings to add in a paragraph. H6 is the least important heading. तो फ्रेंड्स अगेन इसके अंदर भी आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं. 6 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आपने 4 के आंसर देने हैं. जो 4 के आंसर आपको अच्छी तरह आते हैं उन्हीं के आप आंसर दीजिएगा, बाकी को आप चॉइस में छोड़ दीजिएगा. और टू दी पॉइंट मीन डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखनी है, और अगर एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई आती है तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ताकि आपको फिर पूरे नंबर मिल सकें इसमें से. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग. और फ्रेंड्स इसके अंदर शॉर्ट का कीवर्ड जो है वो यूज नहीं हुआ. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपने डिटेल के अंदर लिखने हैं, आपने शॉर्ट आंसर्स नहीं लिखने. इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, आपने कोई से 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. हर क्वेश्चन के जो आंसर है उसके 8 नंबर जो है वो यहाँ पे होते हैं. तो 8 मार्क्स के लिए आपको डिटेल के साथ फिर लिखना पड़ेगा. सो नंबर 1 इज राइट अ नोट ऑन एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी. कि डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके एथिकल इश्यूज हैं उनके बारे में आपने डिटेल के साथ यहाँ पे मेंशन करना है. सो आंसर इज अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी. द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स. इफ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स, इट इज आवर ओन ethical responsibility to keep it secure. Some of the data security issues are: number 1 is confidentiality and privacy. Number 2 is fraud and misuse. Number 3 is patent. Number 4 is copyright. 5 is trade secrets and 6 is sabotage. Students, इसके अंदर आप अपने शॉर्ट आंसर नहीं लिखना, मीन आपने सिर्फ नाम नहीं लिखना, आपने इनको डिटेल के साथ मेंशन भी करना है कि ये क्या क्या काम करते हैं. So number 1 is confidentiality and privacy. To keep the data of others as confidential is indeed taking care of others. For example, if a bank shares the information about my banking transactions with my business competitors, then it can harm my business. Similarly, phone companies are supposed to keep the invoices and bills as confidential. The potential threats to privacy include the improper use of computerized data. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस तरह आपने इसको डिटेल से लिखना भी है. पायरेसी की बात करते हैं. Piracy means making illegal copies. It can be a book, software, movie, poetry, painting, or any other work protected by copyright law. Software piracy is the illegal copying, distribution, or usage of software. Some software companies sell software with a confidential text called the key of that software. This key is provided to only those people who buy that software. In this way, illegal copies are stopped to be installed. Some people start searching for that key by using illegal means. This is called cracking the key. Types of software piracy include soft lifting. Soft lifting क्या होती है वो आपने मेंशन करना है. Borrowing and installing a copy of a software application from a colleague. Client server overuse.
installing more copies of the software than you have licenses for. Hard disk loading, installing and selling unauthorized copies of software on refurbished or new computers. Counterfeiting, duplicating and selling software having copyright. उसके बाद ऑनलाइन पायरेसी की बात करते हैं. Typically involves downloading illegal software. Now, fraud and misuse. Using computers over the internet, some unauthorized activities can take place. Some of these include theft of money by electronic means, theft of services, and theft of valuable data. Sometimes we receive an email asking us to click on a link to change our password. When we click on the link, a web page opens asking us to give our username and password. If we give our username or password, actually our password is stolen by some malicious users. Patent की बात करते हैं. Patent is a way to protect an idea. If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get patent for that idea. It gives you the right to exclude others from making or selling an invention using your idea. Copyright law की बात करते हैं. Copyright is different from a patent as copyright law says that some idea or product cannot be copied. The rights are reserved for copying. For example, software products are mostly copyright protected. It means that we cannot copy them like Microsoft Windows and Microsoft Office, etc., etc. Trade secrets की बात करते हैं. Trade secrets are usually the secrets that are playing an important role for the success of a company. They have a lot of value and usefulness for the company. Keeping trade secrets in the computer science field is very important when more than one software companies develop the same product but one of them takes lead. For example, there are many free email services but few of them have significant competitive advantage over others. Last जो है हमारे पास sabotage. Sabotage is a serious attack on a computer system. Some malicious user can attack the system while sitting remotely. One can send virus with some free software. A virus is a computer program written with negative intentions. It can change or destroy an information or sabotage a precious data. तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने डिटेल के साथ आंसर लिखना है तो फिर आपको 8 नंबर पूरे मिलेंगे. अगर आप सिर्फ इनके नाम लिखेंगे तो आपको फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. नंबर 2 की बात करते हैं. राइट ए नोट ऑन साइबर क्राइम्स. कि साइबर क्राइम्स के ऊपर आपने डिटेल्स के साथ नोट लिखना है. तो साइबर क्राइम पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके ऊपर आप डिटेल्स से नोट लिखेंगे. द इंटरनेट इज एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन allowing users to connect instantly over great distances. Unfortunately, the same communication is also a great tool for criminals. A crime in which computer network or devices are used is called a cybercrime. For example, सबसे पहले identity theft की बात करते हैं. One common form of cybercrime is identity theft. Hackers may use fake emails to trap someone to give passwords and account information. Number 2 की बात करते हैं. Transaction fraud. Simple financial fraud is another common crime in the online arena. A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once he or she receives payment. Alternatively, a criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card. It is also possible to buy something from own credit card but then reporting the card stolen. This is a transactional fraud if the cardholder claims charge back. Then advance fee fraud की बात करते हैं. Sometimes the hackers congratulate you upon winning a big prize and ask you pay a small amount in advance so that the prize can be dispatched. This is a common type of cybercrime. Hacking. Another cybercrime is the practice of hacking, illegally accessing someone else's computer. This happens mostly when you download some file from internet and execute it without knowing details. A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission. The aim is to gather information about a person or organization, sometimes without their knowledge. This type of software is called spyware. तो फ्रेंड्स इस तरह आपने साइबर क्राइम के ऊपर कंप्लीट नोट लिखना है. आपने सिर्फ इनके नाम नहीं लिखने जो भी साइबर क्राइम्स है, आपने इनकी डिस्क्रिप्शन भी साथ मेंशन करनी है, फिर ही आपको 8 नंबर पूरे इसमें से मिल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. राइट ए नोट ऑन कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML. So content formatting in HTML. HTML defines special elements for defining text with a special meaning. Here is the description about performing various content formatting tasks in HTML. Number 1 is creating a paragraph. The P tag marks starting of paragraph and /P tags marks closing of the paragraph. The text insert P and /P tags is actual contents of the paragraph. Insert line breaks. The BR element inserts a line break without starting a new paragraph. For example,
P, उसके बाद आप दिस इज कोई भी आप वर्ड लिखते हैं, देन BR लिखेंगे, आप पैराग्राफ लिखेंगे और पैराग्राफ को स्टॉप करेंगे। डिस्प्लेज टेक्स्ट इन 2 लाइन्स एज फॉलोइंग, दिस इज, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप पैराग्राफ। स्टूडेंट्स एग्जांपल आप अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं कि आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जांपल सही होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो एग्जांपल रिलेट ना करिए आपके आंसर के साथ, तो आप एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं। इंसर्ट स्पेसेस, इफ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन अ टेक्स्ट, HTML only consider one space and ignores the others. For example, P, I study in 9th class, उसके बाद आप क्लोजिंग टैग करते हैं, generates the following output, I study in 9th class, कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, एक से ज़्यादा स्पेसेस जो है वो इग्नोर कर दिए HTML ने। You can see that HTML has ignored the multiple spaces inside the text. In order to insert spaces, you need to write and का साइन आपने यूज करना है, NBSP ये आपने यूज करना है, where the space is needed. In order to add 2 spaces, you can use and, ENSP, तो ये आप यूज करेंगे। Add heading और subheadings. Headings are defined with the H1 to H6 tags. H1 defines the most important heading, H6 defines the least important headings. For example, H1 heading, उसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, कोई भी हेडिंग आप मेंशन करेंगे और फिर टैग को स्टॉप कर देंगे। इस तरह आप H2 के अंदर हेडिंग का नाम लिखेंगे और फिर उसको स्टॉप कर देंगे, एंड अप टू आप H6 तक ये काम करेंगे। और आपको जो है वो नीचे आउटपुट नजर आ रही है, किस तरह आपको आउटपुट जो वेब पेज के ऊपर नजर आएगी अगर आप इस तरह मेंशन करते हैं। तो इस तरह आपने एग्जांपल्स लिखनी है। तो स्टूडेंट्स अगेन याद रखिएगा, जहां पे आपको शॉर्ट का कीवर्ड नजर है वहां पे आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, मीन टू द पॉइंट आंसर लिखना है। उसमें डेफिनेशन लिखें और अगर एग्जांपल आपके माइंड में आती है तो एग्जांपल एक मेंशन कर दें, उससे ज़्यादा आपने डिटेल नहीं लिखनी। लेकिन जहाँ पे शॉर्ट का कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा, जहाँ पे आपका जो है वो लिखा गया कि आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने फिर उसको डिटेल के साथ लिखना है। वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट नहीं लिखना, आपने सिर्फ डेफिनेशन या एक एग्जांपल पे नहीं रहना, आपने डेफिनेशन के साथ साथ डिटेल भी लिखनी है कि वो क्या काम कर रही है, वो स्पेसिफिक जो ऑप्शन पूछी गई है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स होपफुली जो आज का हमारा टेस्ट पेपर है ये आपको इसका सोल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।